ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? अनाउंस करने की बात अपनी जगह है, क्योंकि इलेक्शन आ गए तो अनाउंसमेंट का क्या बोलते हैं, बम्पर खुला है, जिसको जो चाहिए उसको बोलने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। महाराष्ट्र में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। उससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे लगातार घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। शिंदे कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों के लिए जो ऐलान किए हैं उससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिंदे सरकार ने प्रदेश के मदरसा टीचर की सैलरी में इजाफा कर दिया है। कैबिनेट ने मदरसों के डीएड शिक्षकों को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये महीना वेतन देने और बीएड और बीएससी बीएड शिक्षकों की सैलरी 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये महीने करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के फंड को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले लिए गए शिंदे सरकार के इन फैसलों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूछ रही कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है। चुनाव से पहले इन्हें मौलाना याद आ रहे हैं, क्योंकि कहीं तो बीजेपी मदरसे बंद करा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ये हथकंडे अपना रही है। इसके लिए फंड कहां से लाया जाएगा, तो कांग्रेस इसे कोरा चुनावी ऐलान बता रही है। हालांकि बीजेपी ये सफाई दे रही है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है, तो समस्या क्या है। बहरहाल मुख्यमंत्री शिंदे अल्पसंख्यकों पर मेहरबान हैं, तो उनके दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग बात कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव में हार का कारण वो जिहाद को बता चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के केस बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ये ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें गठबंधन में जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से 10% टिकट वो अल्पसंख्यकों को दे देंगे। एक महीने पहले शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा भी दे दिया था। एक तरफ हार्ड हिंदुत्व तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों पर मेहरबानी महायुति सरकार की रणनीति है या कंफ्यूजन। इस मुद्दे पर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा। तो मदरसे की राजनीति, मदरसे की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में अगले ही कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले ही कुछ महीनों में, बल्कि कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है और ऐसे में जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं उस हर फैसले पर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगता दिख रहा है। और ये एक बड़ा फैसला कि मदरसा टीचरों का वेतन वृद्धि का जो मामला, जिसको महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है, उसके बाद से विपक्ष लगातार महायुति सरकार पर हमलावर है। तो हमारे साथ तमाम सारे जो खास मेहमान, उनमें से बीजेपी प्रवक्ता के रूप में अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र सरकार के एक डिप्टी सीएम वोट जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम कहते हैं कि जो उनको खाते में सीटें दी जाएंगी उसका 10% वो मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यकों को दे देंगे वो सीटें। दूसरी तरफ एक तरफ सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा दे रही है और एक तरफ मदरसा टीचरों को वेतन वृद्धि का सौगात भी दे रही है। तो क्या है, कंफ्यूजन है या कुछ और? जी नहीं, देखिए, यही वास्तविक रूप में सबका साथ और सबका विकास है। जहां तक गौ माता का विषय है, हम गौ माता को प्रोटेक्ट करने का भी एक और कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर मदरसों में जो शिक्षा है उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मदरसों का एक प्रकार से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ साथ जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के तमाम दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए, हम जिहादियों पर भी एक और कार्रवाई कर रहे हैं। यही वास्तविक रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। इस बात को इन्हें समझना चाहिए। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण है। यही जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान है। हम अनुसंधान पर भी बल देते हैं। हम किसानों के हित में भी काम करते हैं, हम युवाओं के हित में भी काम करते हैं, जवानों के हित में भी काम करते हैं।
इस बात को इन्हें समझना चाहिए। अविरल जी, कहीं तो मदरसे बंद कराने की बात की जाती है और कहीं मदरसों को के आधुनिकीकरण की बात की जाती है, कहीं मदरसा टीचरों को वेतन वृद्धि की बात की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए वे मदरसे निश्चित रूप से बंद होने चाहिए जहां से आतंकवादी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, आतंकवादी पलते हैं, जिहादी पलते हैं, गलत सीख दी जाती है, राष्ट्र विरोधी सीख दी जाती है। ऐसे मदरसे निश्चित रूप से बंद होने चाहिए। लेकिन जिन मदरसों में तालीम दी जा रही है, निश्चित रूप से वहां आधुनिकीकरण होना चाहिए। हम इस बात पर भी बल देते हैं। देखिए, राष्ट्र विरोधी जो भी व्यक्ति है, उस राष्ट्र विरोधी व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यह हमारा स्पष्ट मानना है। जो संविधान विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, जो कानून विरोधी है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, XYZ, किसी भी जाति से हो, जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, यादव हो, या फिर सिया हो, सुन्नी हो, या खान हो, कुरैशी हो, धोबी हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून की नजर में और सरकार की नजर में सब लोग बराबर होने चाहिए, सब लोगों को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। और वही भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एकनाथ शिंदे जी की सरकार, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, और असम राज्य के भीतर हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार यही कार्य निश्चित रूप से कर रहे हैं। हम सबके हित में काम कर रहे हैं, सबके लिए पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, सबको प्रोग्रेस करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, और सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर वर्ग के, हर व्यक्ति को प्रोग्रेस कराने का कार्य हमारी सरकारें करा रही हैं। हम स्वार्थ सर्वोपरि नहीं मानते हैं, हम जनहित सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, क्षेत्रीय लोगों का हित, राज्य के लोगों का हित, देश के लोगों का हित सर्वोपरि हम मानते हैं। यही मुख्य रूप से संविधान को सही तरीके से लागू करना है, और यही एक प्रकार से राइट टू इक्वालिटी का पालन करना है। हम सबको बराबरी का, समानता का अधिकार देते हैं। ये महाराष्ट्र में कि पूरे देश में रहेगा? अविरल, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं। लोकसभा चुनाव जब हुआ, उसमें से 48 सीटों में 23 सीटें पिछली बार आपके पास थी, 19 में, 23 से सिमटकर आप 9 में आ गए महाराष्ट्र के चुनाव में। उसके बाद आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये कहा था कि 48 सीटों में 14 सीटों के जो रिजल्ट प्रभावित हुए वो वोट जिहाद की वजह से प्रभावित हुए। एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ मदरसा टीचरों की वेतन वृद्धि की बात की जा रही है, मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की जा रही है। तो बड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये समझ में आ गया कि बगैर मुस्लिम वोटों के आपका काम नहीं चलेगा। जी नहीं, देखिए, हमें जिहादियों से कोई लगाव नहीं है, जिहादी हमें पसंद नहीं है। जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिहादियों को किसी स्तर पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, और किसी भी जिहादी को, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी खालिस्तानी तत्व को, किसी भी राष्ट्र विरोधी तत्व को, किसी भी समाज विरोधी तत्व को, किसी भी देश विरोधी तत्व को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, किसी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस बात को समझना आवश्यक है। लेकिन हाँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको समान अधिकार निश्चित रूप से दिए जाएंगे। सबको समानता का अधिकार है, और जो संवैधानिक अधिकार सबके हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हो रहा है। और सबके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम निरंतर जारी रहेगा, चाहे वो किसी धर्म का, किसी मजहब का व्यक्ति हो। ठीक है। आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर सुनील विपुल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी से सवाल ले लेता हूं। आशीष जी, यदि अल्पसंख्यक समुदाय को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की पहल हो रही है, तो इस पे आपको कहां तकलीफ है, क्यों तकलीफ है? नहीं, देखिए, पहले तो प्रश्न आप उर्दू को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कीजिए, संस्कृत को दीजिए, इंग्लिश को दीजिए, फ्रेंच, जर्मन, दुनिया भर की सभी भाषाओं को भारत के लोगों को, भारत के छात्रों को, उनको दिया जाना चाहिए। और इस संबंध में तो जो भी फेलोशिप या जो भी सुविधाएं सरकार से दी जाती थी, उनको तो घटाया गया है पिछले 10 सालों में। विशेष रूप से हिंदी पट्टी में जिस प्रकार से नफरती चिंटू बनाए गए हैं, नफरती चिंटुओं को बढ़ावा दिया गया है। ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे, अगर मैं इनसे 3 सवाल पूछ लूं तो इनके पास उसका जवाब नहीं होगा। पहली बात तो जिहादी कौन है, खालिस्तानी कौन है, राष्ट्र विरोधी कौन है?
इनकी परिभाषा में जिहादी, राष्ट्र विरोधी और खालिस्तानी केवल वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करते। इनकी नजर में केवल इतना है। जब इनको जरूरत होगी, आशीष जी, मुस्लिम समुदाय एक फिगर है, एक फिगर थोड़ा सा मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, एक फिगर है जिसमें से महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव का फिगर है, उसमें से 90% मुस्लिम मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता वो अपोजिशन के साथ गए हैं। इनको तो पता है कि हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो हमारे इनको वोट नहीं देंगे वो, लेकिन उसके बाद भी ये डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग, कुछ सोच होगी। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। प्लानिंग में बताता हूँ क्या प्लानिंग है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपने मूल स्तर पर, मूल स्थान से ही दोगली विचारधारा है। भाजपा के लोग, चाहे इनके आरएसएस के जो गुरु संगठन है उसके लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ कि वो दोगले हैं, और यही दोगलापन वो अपने कार्यकर्ताओं की विचारधारा में लाते हैं। मैं इनसे आप जानना चाहता हूँ कि जिहादी ये किसे कह रहे हैं, ये खालिस्तानी किसे कह रहे हैं, और राष्ट्र विरोधी कौन है। राष्ट्र विरोधी का जो इनका प्रमाण पत्र है, मेरी जानकारी में यही है कि जो भाजपा को वोट दिए थे वो राष्ट्र विरोधी। ठीक है, दूसरी बात, ठीक जी, महत्वपूर्ण है कि यदि उर्दू शिक्षक सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, सरकार से मेरा मतलब भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार से नहीं है, एक शासन तंत्र जो महाराष्ट्र में कार्य कर रहा है, यदि उर्दू की शिक्षा पर कार्य कर रहा है और वहाँ पे टीचर्स की सैलरी बढ़ाई गई है, तो जब सब टीचर्स की बढ़ाई गई है तो उर्दू शिक्षकों की बढ़ाई गई है। हमारी नजर में केवल एक भाषा को सिखाने के लिए जो शिक्षक है उनकी तनख्वाह बढ़ाने का मात्र हमारी नजर में एक कार्य है, और ये एक अच्छा कार्य है। सभी शिक्षकों की बढ़े, सभी को रोजगार मिले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बातचीत में जो दोगलापन ढूंढते हैं, एक तरफ जिहादी बोल रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि उर्दू शिक्षकों को इनकी तनख्वाह बढ़ा दी है तो वोट बढ़ जाएंगे, ये इनकी गलत सोच है। दरअसल ये पार्टी अपने रास्ते से और अपनी विचारधारा से प्रारंभ के दिनों से ही भटकी हुई है। एक वर्ग कहता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। दूसरा, 1995 में इन्होंने राम मंदिर जो 1981 में कोर्ट द्वारा बनाया गया, उस राम मंदिर को तोड़ दिया। तो इन्होंने राम मंदिर बनाया नहीं, राम मंदिर तोड़ा है। दूसरी तरफ ये अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, वो मंदिर अधूरा है। जब कोई शंकराचार्य से लेकर कोई सवाल उठाता तो इस सनातन धर्म के फर्जी। ठीक है आशीष जी, आपके पास आऊंगा, डॉक्टर सुनील के पास चलेंगे। डॉक्टर सुनील कौन है इनकी परिभाषा में? ठीक है, आपके पास आऊंगा, आप जवाब भी लूंगा अविरल जी से इसका। डॉक्टर सुनील के पास चलेंगे। डॉक्टर सुनील, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी डॉक्टर जी, ठीक है डॉक्टर सुनील, सियासत का सच ये है कि बीजेपी पूरे देश में केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को देती है, लेकिन वोट अल्पसंख्यकों का बीजेपी के पक्ष में नहीं मिलता है। लोकसभा चुनाव में एक फिगर, जैसा कि मैं आशीष जी से भी जिक्र कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे भी जिक्र कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का एक फिगर है जिसमें 90% अल्पसंख्यक मत अपोजिशन के साथ गए, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ नहीं गए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। क्या इस फैसले से अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक मत बीजेपी के साथ थोड़ा बहुत परसेंट भी जुड़ेंगे क्या? निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने ये फैसला तो इसी बात को टारगेट करके लिया होगा, लेकिन दिक्कत देखने वाली बात ये है कि जैसे ही ये फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, कांग्रेस या अन्य दल जो विपक्षी दल हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, और वो अगर फैसला लिए होते तो ये सवाल उठा रहे होते। ये राजनीतिक दलों का, दोनों प्रवक्ताओं के आपके बात मैं सुन रहा था, और दोनों की बातों में अपने अपने पक्ष का अपना राग और अपनी अपनी ढपली थी। दूसरी बात, देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर पहले जो बात कह रहे थे, अगर वो बात अंतर्मन से आ रही है और बीजेपी ने ये फैसला अगर इन चीजों को लेकर के किया है, तो मुझे लगता है कि इस फैसले का कांग्रेस को भी और अन्य विपक्षी दलों को भी स्वागत करना चाहिए और बड़ा दिल करके इसको स्वीकार करना चाहिए। वोट प्रतिशत तो कतई बीजेपी के खेमे में नहीं आने जा रहा है इस फैसले से। बहुत मामूली कहीं कोई प्रभाव पड़ जाए तो पड़ जाए, बहुत कुछ अंतर नहीं होने वाला है, लेकिन इस फैसले को अच्छे वे में लिया जाना चाहिए। इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अविरल जी कह रहे थे कि वहां केवल धर्म की शिक्षा नहीं, गणित की शिक्षा दी जा रही है, तमाम मतलब
तमाम नए तरह की तकनीक की शिक्षा और आधुनिक विषयों की शिक्षा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर है मदरसों को। लेकिन आप देखिए कि इस पर जोर होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बड़ा सूबा है देश का, और वहां वो लगातार मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ रहा होता है कि मदरसों में ये हो रहा है, मदरसों में वो हो रहा है, मदरसों के साथ मदरसों को फंड देने में। तो ये दो तरह का व्यवहार क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, तो इस पर बिल्कुल, उठता है। बिल्कुल। दूसरी बात हाँ, जो ठीक है, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है सर, मैं उसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो अनुमान है उससे मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपने केवल महाराष्ट्र का आंकड़ा दिया कि 90% नहीं, देश के किसी भी सूबे में जिस वर्ग को ये ध्यान में रख करके ये फैसला कर रहे हैं, जिसे कल तक अगर कांग्रेस कर रही थी तो ये कहते थे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो उस फैसले का इनको बहुत बहुत कम उम्मीद है मुझे तो कि उसका कोई फायदा मिलता नजर आएगा। वोट के रूप में वो तब्दील होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, तब्दील होने वाला। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई फैसला इस तरह का आ रहा है, वो 6,000 पाने वाले शिक्षकों की तनख्वाह अगर 16,000 हो रही है, तो कांग्रेस को भी इन चीजों को बहुत स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल बड़ा करके स्वीकार करना चाहिए। केवल राजनीति और राजनीति में चलते हुए ये चीजें नहीं होगी। कांग्रेस के पास तमाम मौके आ रहे हैं। मैं 2 दिन पहले आपसे बात कर रहा था आलोक जी, तो मैंने कहा कि सेल्फ गोल इन्होंने कर लिया अपने पर। इस तरह का अगर विरोध करके फंड नहीं है, कुछ ऐसे मैंने इनके प्रवक्ताओं की बात सुनी है, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि फंड नहीं होते हुए दे रहे हैं, तो ये फिर से आप अपने आप के लिए गलत कर रहे हैं, अपने आप के लिए फिर सेल्फ गोल की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए जैसा हरियाणा में किया। हाँ जी, वही मैं 2 दिन पहले मैं आपसे बात करते हुए आपके चैनल पर था, तो मैंने बात ये कही कि सब कुछ सजा हुआ था, मैदान सजा हुआ था, मैदान जीतने के लिए स्पेस था इनके पास, और उसको कुछ अपने फैसलों की वजह से गंवा बैठे। जी, तो ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। आशीष जी से एक सवाल ले लेता हूं। आशीष जी, पहले अविरल से लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं, चूंकि आपके कई सारे जवाब दिए। अविरल, इस पर ये जो फैसला हुआ, महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट का फैसला जो हुआ, उस पर तमाम सारे अपोजिशन पार्टियों के अलग अलग बयान आए हैं। संजय राउत जी, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, उनका एक बयान, उन्होंने कहा उस पर, इस फैसले पर, और ये कहा कि ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है, हम करें तो वोट जिहाद, वो करें तो नहीं है। उसी तरीके से कांग्रेस ने बताया कि ये पूरी तरीके से चुनावी फैसला है। जी नहीं, देखिए, आपके चैनल में एक कंफ्यूज्ड स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, तो मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं। वो खालिस्तानियों के विषय में पूछ रहे थे, वो जिहादियों के विषय में भी पूछ रहे थे। जिहादी कौन है? तो सर तन से जुदा गैंग जिहादी मैं इन्हें कह रहा हूं। जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से जिहादी कह रहा हूं। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, एक कॉमन सेंस की बात है। नंबर 2, इन्होंने कहा राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, देशद्रोही कौन है? जो संविधान को नहीं मानते हैं, देश के विरुद्ध साजिशें रचने का काम करते हैं, देश को एक प्रकार से अस्थिर करने का काम करते हैं, देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं, वो लोग देशद्रोही निश्चित रूप से हैं। साथ साथ इन्होंने बात की आतंकवादी कौन है, तो अब खैर ये नर्सरी का बच्चा जानता होगा, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं आतंकवादी कौन है? जो आतंक फैलाता है वो आतंकवादी है। अब उससे आगे बढ़ जाएं तो खालिस्तानी कौन है? जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, देश को तोड़ने की डिमांड कर रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस का समर्थन कर रहे हैं। और एक प्रकार से जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान सामने आया था अमेरिका की धरती पर, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उसका किस प्रकार समर्थन किया था, सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया था। इन्हें इस विषय पर भी जवाब देना चाहिए। जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, वही खालिस्तानी है, मैं उनके विषय में ही बोल रहा हूं। और संविधान विरोधी लोगों को इस देश में रहने का किसी प्रकार से कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं और देश के विरुद्ध साजिशें रचते हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूं। ठीक है अविरल, आपके पास आऊंगा। आशीष जी, अविरल की बात आपने सुन ली, 1-2 चीजें मैं और ऐड कर देता हूं जिसका आप संयुक्त रूप से जवाब दे देंगे। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी हमें याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही कि एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर भी हो। मुझे लगता है कि एक बड़ी सोच के साथ उन्होंने ये बात कही, और महाराष्ट्र सरकार अगर कोई फैसला ले रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी की भी ये सोच शामिल होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरीके के फैसले से, चूंकि अल्पसंख्यक वोट तो आपका है, जिस पर आपका ही पूर्ण अधिकार है, आप ही अपना अधिकार मानते हैं, इस तरीके के फैसलों से कहीं अल्पसंख्यक वोट महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की सियासत में आपसे दूर न हो जाए,
प्लस अविरल की जो तमाम सारे सवाल आपके साथ दागे गए हैं उन सब का एक साथ जवाब दे दीजिएगा, लेकिन संक्षिप्त में। देखिए, पहले तो मैं आपको चीजें जो आप हम पर मैं उसको थोप जाने से आप इनकार करता हूँ। पहली बात, कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं करती है, तो कांग्रेस तक राजनीति करती है। आपके द्वारा भी और बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा बार बार वोट केवल आपके भी है। और दूसरा, आपने कहा कि आतंकवादी और संविधान विरोधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी भारत के संविधान, तो भारत के संविधान और भाजपा के लोग छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक बात कही अभी मतदाता को बचने के लिए जहाँ जब इन्होंने का बढ़ा रहे हैं। आशीष जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके पास आता हूं। मुझे लगता है डॉक्टर सुनील से बात कर लेता हूं। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप देखिए, मैं अपने यहाँ से भी चेक करवाता हूं कहां से गड़बड़ी है। उस डॉक्टर, तब तक मैं डॉक्टर सुनील से भी एक सवाल लेता हूं। डॉक्टर सुनील, महाराष्ट्र सरकार एक तरफ गाय को राज्य माता का दर्जा देती है, एक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले उनके संज्ञान में आ चुके हैं। कि मैं गधों से बात नहीं करता, और तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गधे हो गए। तो मेरा जो स्पष्ट रूप से कहना है उसे समझने की कोशिश कीजिए। भाजपा अपने नारों में और भाषणों में जो बात कह रही है, अपने यथार्थ में और अपने कार्यों में उस बात का प्रदर्शन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का सबसे पहला शब्द है। यदि भाजपा धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो भाजपा संविधान विरोधी है। इनको और इनके लोगों को तत्काल पार्टी से छोड़कर चले जाना चाहिए अथवा इनको जेल में डाल देना। हजारों सिखों को मारा जाता है, एंटी सिक्रेट होते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए लाइव चैनल पर। आप धर्मनिरपेक्ष यदि उनकी सैलरी बढ़ाई धर्मनिरपेक्ष ये होता है कि कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, कश्मीरी पंडितों को काट दिया गया, कश्मीरी पंडितों को मार कर भगाया गया और स्पष्ट तौर पर कहा गया कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। लेकिन मैं बताता हूँ, कश्मीर में रहना होगा तो जो व्यक्ति को कहना वो कह सकता है, चाहे वो जय श्री राम कहे या जय श्री कृष्ण कहे। नहीं, ये बार बार डिस्टर्बेंस करके आप बार बार आवाज को अपना एजेंडा थोपने में लगे हैं। नहीं, मैं एजेंडा नहीं थोप रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, थोपने से कुछ नहीं मेरे होगा। सवाल को ले लीजिए। महाराष्ट्र में मेरा सवाल है, मेरा एजेंडा नहीं है, सरकार मैं एजेंडा करता ही नहीं है। तो आज इसलिए आपको आप करिए एजेंडा, मैं आपको मैं देख रहा हूँ, आप एजेंडा चलाइए। ठीक, अविरल जी और आशीष जी, ठीक है, आपकी बात, आशीष जी आपकी बात कंप्लीट हो गई है। एक सवाल मुझे डॉक्टर साहब से लेने दीजिए। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही मेरी? जी मिल रही। जी डॉक्टर साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार थोड़े दिनों पहले ही गाय को राज्य माता का दर्जा देती है। एक डिप्टी सीएम वोट जिहाद, लव जिहाद की बात करते हैं, दूसरे डिप्टी सीएम कहते हैं कि उनको उनके खाते में जितनी सीटें दी जाएंगी वो 10% अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ाएंगे। क्या समझा जाए? मतलब सरकार को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि हिंदू को भी खुश रखना है, मुसलमान को भी खुश रखना है। देखिए कि 12% मत है महाराष्ट्र में मुसलमानों का, और उसमें बहुत सारी सीटें हैं, 60 के करीब सीटें हैं जहां 15% से ज्यादा मत है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं चुनाव में जाते समय, ये फैसला लेते समय इस फैसले को इस तरह से तो देखा ही जाए। लाख बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके इस बात को कहें कि हम इस नाते नहीं कर रहे हैं, हम विज्ञान की और तकनीक की शिक्षा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और तमाम चीजें मदरसों के बारे में प्रधानमंत्री के उस कोटेशन को याद करें, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है और प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी मंशा से कही है। लेकिन इस चीज को इस रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं एक बात और कह रहा हूँ, आलोक जी, आपने देखा होगा कि बड़े नाटकीय तरीके से इन लोगों का फैसला कल होता है। एक उप मुख्यमंत्री जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, और दूसरे उप मुख्यमंत्री, दोनों की धारा तो अलग अलग तमाम वक्तव्यों से आ रही, ठीक है, और उसमें से एक मीटिंग से बाहर चला जाता है, दूसरा मीटिंग में रहता है, और तमाम मतलब तरह तरह के फैसले लिए जाते हैं। और उन फैसलों को निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां जो कर रही हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन तमाम फैसलों के पीछे चुनाव है। लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं, आशीष जी अभी बात कर रहे थे, आशीष जी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। संविधान की बात करते हुए आशीष जी ये भूल जाते हैं
कि इस देश में एक और सिर्फ एक बार आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। और इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहीं हम कांग्रेस पर संविधान को लेकर के भरोसा तो नहीं करते। बकवास से पता लगता है कि आप आरएसएस के जूते सीधे करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप कर रहे हैं आप संविधान विरोधी कैसे हो गया? अपनी भाषा सही रखिए, आप सही रखिए भाषा सही करना आता है मुझे, भाषा सही करना आता है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो शांति से रहो, प्रवचन बंद करके मत आओ। पढ़े लिखे नहीं हो, एक शब्द अगर तुमने इतिहास भूगोल नहीं पढ़ा है तो अपनी भाषा सही रखो, भाषा सही रखो। तुमको कह रहा हूँ भाषा सही कर दूंगा मैं, भाषा सही करना मुझे आता है, मीडिया भाषा सही करना मुझे आता है। तुम्हारे फेवर में न तुम्हारे फेवर में बोल रहा हूँ, न बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ। इस गलत में मत रहो। यही कारण है कि तुम्हारे जैसे प्रवक्ताओं को रख करके कांग्रेस लगातार बैकफुट पर जा रही है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है और टीवी पर डिबेट करने आते हो। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आशीष जी, अविरल जी और डॉक्टर सुनील जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। महाराष्ट्र में 16% मुस्लिम मतदाता हैं जो नज़दीकी मुकाबले में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट कांग्रेस, एनसीपी और दूसरी पार्टियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनका एकमुश्त समर्थन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन को मिला था। इससे सबक लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनको अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? अनाउंस करने की बात अपनी जगह है, क्योंकि इलेक्शन आ गए तो अनाउंसमेंट का क्या बोलते हैं, बम्पर खुला है, जिसको जो चाहिए उसको बोलने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता।